तो नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। सजातीय आवेशों के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन हम लोग दो आवेश लिए हैं जो कि सजातीय आवेश हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे चिन्ह हो, यदि यह प्लस हो ये भी क्या हो, प्लस हो, पॉजिटिव चार्ज हो। यदि यह निगेटिव हो तो ये भी क्या हो, निगेटिव हो। तो मान लीजिए हम लोगों ने प्लस लिया है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। निकालना है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर आवेश Q1 है, पॉइंट बी पर आवेश Q2 है। दोनों सजातीय आवेश हैं, यानी एक ही चिन्ह के हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं उसका परावैद्युतांक क्या है, k है। k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब एक बात समझिए, अब जब ये समान प्रकृति के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देख लीजिए, यह बल इस दिशा में लगा है, यह बल इस दिशा में लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि F12 क्या है, वेक्टर F12 क्या है, वेक्टर F21 क्या है, r⁻21 क्या है, r⁻12 क्या है। तो आवेश Q1 जो है वह Q2 पर बल लगाएगा ना, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ठीक है। आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल उसको माना गया है वेक्टर F12। वेक्टर F12 का है Q1 द्वारा Q2 पर लगा हुआ बल। वैसे ही ये क्या है, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल क्या है, F21। क्या है, Q2 पर Q1 द्वारा लगा हुआ बल है। इसको ध्यान से समझ लेना है कि आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या है, वेक्टर F12 है। आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल क्या माना गया है, वेक्टर F21। अब Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर क्या माना गया है, r12 Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर देखिए क्या माना गया है, r21। इतना माना गया है। अब कूलाम के नियमानुसार क्या होता है बताइए। कूलाम के नियमानुसार ये होता है, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ठीक है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाते हैं, और दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना। ये जैसा कि न्यूटन का नियम भी है। तो Q1 द्वारा Q2 पर लगा हुआ बल और Q2 द्वारा Q1 पर जो लगा हुआ बल का परिणाम है वह दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात F12 माड में बराबर माड F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेक्टर F12 माड लगा है। माड मतलब क्या दिखाते हैं हम लोग, उस वेक्टर के परिमाण को दिखाते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल का परिणाम और वेक्टर F21 का मतलब क्या है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाए गए बल का परिणाम, दोनों परिणाम क्या होते हैं, दोनों बलों का परिणाम क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और न्यूटन के नियमानुसार क्या होता है, 1/4, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या होता है,
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अदिश रूप है, कूलाम के नियम का क्या है, ये अदिश रूप है। और हमें ज्ञात करना है क्या, सदिश रूप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सदिश रूप ज्ञात करते हैं। चलिए चित्र को और एक बार हम लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए अब मैं यह निकालना चाहता हूं, ये है क्या, वेक्टर एफ, वेक्टर 1 2 है क्या, वेक्टर एफ 1 2, ये मैं निकालना चाहता हूं। तो निकलेगा क्या, कूलाम के नियमानुसार क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, के अब क्या निकलेगा, Q1 Q2 बाई, बीच की दूरी चाहिए ना, बीच की दूरी चाहिए। तो आप इससे पहले एक बात पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के परिमाण और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के परिमाण और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वेक्टर F12 क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है। यानी कि Q1 जो है वह Q2 पर जो बल लगा रहा है वह क्या है, F12 है। F12 का है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है। Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है क्या, F12, ये वेक्टर रहेगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा बोलिए, वेक्टर F12 का मतलब आप समझ रहे हैं, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2, और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में बोलिए दोनों के बीच की दूरी क्या है, R12 ले लीजिए, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। चाहे R माने हैं तो R ले लीजिए, R स्क्वायर। और क्या, एकांक वेक्टर ना, यहाँ से देख लीजिए, किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के परिमाण और एकांक वेक्टर, तो ये परिमाण हो गया, ठीक है, और एकांक वेक्टर लेना है, लेकिन किस दिशा में लेना है बताइए। तो ये वेक्टर F12 की दिशा किधर है, इस दिशा में है ना, तो इस दिशा में एकांक वेक्टर क्या है, वेक्टर R⁻21, ये R⁻21 है ना। अब एक बात बताइए, आर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर को लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2। आर स्क्वायर का मतलब क्या, आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 वेक्टर, ये 2 और 1 के बीच की दूरी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये R⁻21 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। R⁻21 यानी R⁻ की परिभाषा क्या होती है बोलिए, वेक्टर R बाटा में मॉड वेक्टर होता है R। ये किसी भी एकांक वेक्टर को निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, वेक्टर A बाटा में मॉड वेक्टर A। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, वेक्टर R ये 21 हो जाएगा, अब बाटा में मॉड वेक्टर 21 ये हो जाएगा। तो 2 घात और 1 घात, कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, ठीक है ना। तो F12 वेक्टर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाटा में मॉड 21 वेक्टर का 2 घात और 1 घात, ये 2 घात ये 1 घात, कितना घात, 3 घात, R21 वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ऋण में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 21 है तो 1 2 जब करेंगे 1 2 तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और परिमाण A से B के बीच की दूरी तो वही होगी जो B से A के बीच की दूरी होगा।
यानी कि R21 का जो परिमाण होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, R21 का जो परिमाण होगा वह R12 के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, R21 माने 2 और 1 के बीच की दूरी मान लीजिए, R12 माने 1 और 2 के बीच की दूरी। तो A और B के बीच की दूरी का ये, चाहे B और A के बीच की दूरी का ये, दोनों का परिमाण बराबर होगा। इसको मैं बदलना चाहता हूँ, इसकी दिशा को बदलना चाहता हूँ। 21 का मतलब देख लीजिए, ये 2 से 1 की तरफ, हाँ, तो जब माइनस लेंगे तो 1 से कहाँ हो जाएगा, 2 की तरफ। तो वेक्टर 1 2 ये, अब माइनस मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2, ये तो आप बदल सकते हैं क्योंकि परिमाण है। तो R12 का घात 3, ये जो बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। 1 2 दिशा बदला हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि वेक्टर R21 जो है उसकी दिशा को मैंने क्या किया है, बदला है। ठीक है, तो ये माइनस में इसलिए आया है क्योंकि यह जो वेक्टर 1 2 है वह R21 के क्या है, R12 के क्या है, विपरीत है। देखिए इस दिशा में वेक्टर क्या है, 1 2 है, तो इस दिशा में क्या है, R12 है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के क्या है, विपरीत है, इसीलिए यह ऋण चिन्ह आया है। ठीक है, एक R12 है और F12 है, दोनों का चिन्ह विपरीत क्यों है, क्योंकि दोनों वेक्टरों की जो दिशाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं क्या निकाल सकता हूं, बोलिए। इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट वेक्टर 21, ये कैसे निकलेगा, सेम आएगा ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई, ये 21 है तो 1 2 का ये चाहे 21 का ये, दोनों का परिमाण सेम है, तो मैं चूंकि सुविधा के लिए मैं 21 ही लिखता हूँ। ठीक है ना, फार्मूला सेम टाइप का है, ये Q हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 1 2 आया है, तो यहाँ पर R21 वेक्टर आ जाएगा। अब यह निगेटिव क्या है, वेक्टर F21 जो है वह निगेटिव क्यों है, अब देख लीजिए 21 की दिशा इधर है और 21 R कैप की दिशा किधर है, इधर है, तो यह वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, विपरीत है, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, तो इसलिए दोनों का चिन्ह क्या होगा, अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब जरा सोचिए 1 और 2 से देखिए क्या आता है, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या आ रहा है, देखिए मैं ये लेकर चल रहा हूं, ये वेक्टर 1 2 बराबर, अब देखिएगा जरा इसको देखिए, ये माइनस है तो मैं माइनस को इसके साथ पूरे को ले लेता हूं, चाहे माइनस अलग मैंने कर दिया। अब मैं पूरे को लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई, मैंने अभी कहा है कि R12 को R21 लिखा जा सकता है, तो मैं फिर लिख रहा हूं R21 घात 3। जब इसको 21 मैं करूंगा तो ऋण आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 21 कर रहा हूं, R21 वेक्टर, अब ये क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। यह किसका मान है, देख लीजिए 2 से, किसका मान है जी, बोलिए, F21 का मान है, वेक्टर F21। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा जो लगा हुआ बल है, दूसरे आवेश द्वारा जो पहले आवेश पर लगा हुआ बल है, दोनों बल का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। इससे ये साबित होता है कि जो कूलाम का नियम है, यानी कि जो वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, वह कूलाम के नियम की न्यूटन के नियम की पुष्टि करता है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने साबित किया है, किसके लिए, ये मैंने साबित किया है सजातीय आवेशों के लिए।
अब मैं साबित कर देता हूँ विजातीय आवेशों के लिए। तो चलिए अब हम लोग साबित करेंगे विजातीय आवेशों के लिए। तो दूसरा हम लोगों का सेकंड हो जाएगा विजातीय आवेशों के लिए। विजातीय आवेशों के लिए। अब यहाँ पर हमें साबित करना है विजातीय आवेशों के लिए, यानी कि हम दो विजातीय आवेश लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग दो विजातीय आवेश लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट बी हो गया। दोनों के बीच की दूरी तो हम सेम लेंगे, आर लेंगे, ठीक है। आर ले लिया मैंने, और वैसे ही वेक्टर 1 2 ये हो गया, ये मैं Q1 ले लिया, ये मैंने Q2 ले लिया, और ये आपका F21 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये R कैप 1 2 हो जाएगा, ये R कैप 2 1 हो जाएगा। चलिए एक हमने प्लस लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसके लिए साबित कर रहे हैं विजातीय आवेशों के लिए। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बोलिए, F12 बराबर बोलिए क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या आ जाएगा Q1 और Q2, Q2 माने माइनस Q2 ना, अब बटा में R स्क्वायर, हाँ तो R स्क्वायर आप पिछले वाला में बोलिए क्या आया था, बोलिए R21 आया था ना, वेक्टर R21 का घात 3 इंटू का आया था R21 ये आया था वेक्टर, ठीक है ना, इतना आया था। अब हम लोग क्या किए थे, इसकी दिशा को हम लोग बदले थे, इसकी दिशा को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस वाला है, और हो जाएगा Q1 Q2 बटा में, इसको तो आप बदल कर लिख सकते हैं 1 2 का घात 3, ये तो लिख सकते हैं, ये मैंने फिलहाल के लिए सेम लिखा है, ठीक है। अब मैं 21 जो है वेक्टर 21 है उसको 1 2 में बदलना चाहता हूं, तो बदलूंगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो यह आकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर दूँ ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में R12 का घात 3। अब यह R12 वेक्टर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब ये प्लस कैसे हुआ है, जब इसकी दिशा को बदले हैं, यह 21 है 1 2 लिखे हैं, दिशा बदला गया है तो यह क्या हो गया है प्लस हो गया है। ऐसे ही इसी प्रकार आप निकाल लीजिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा बोलिए F21 बराबर क्या निकलेगा बोल दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा में माड 21 का घात 3 इंटू R21 वेक्टर, ये ठीक है। अब फ्रॉम 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 से क्या मिलेगा, 3 और 4 से देखिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं, तो वेक्टर F12 बराबर क्या मिलेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q1 Q2 बटा में, यहाँ पर 1 2 है तो मैं 2 1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का परिमाण क्या होगा सेम होगा, तो 2 1 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और घात 3 है तो घात 3, यहाँ पर 1 2 है मैं 2 1 लिखना चाहता हूँ तो ये ऋण आ जाएगा ना, तो वेक्टर R21 ये किसकी वैल्यू है आप जरा देख सकते हैं, बोलिए किसकी वैल्यू है, वेक्टर F21 की वैल्यू है, तो माइनस वेक्टर F21, अर्थात इस दशा में भी हमें वही बात मिली, क्या बात मिली कि जब दो विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वह विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, दोनों बलों का परिमाण तो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले आप 11th में, चाहे इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले आप पढ़े होंगे तरंग की तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना, या तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या है कि हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते किसे हैं? तो जैसे एक बात जरा सोचिए, यहाँ पर एक आवेश है Q1 और इसके आसपास में बहुत सारे आवेश हैं। Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, ऐसे ही डॉट डॉट तमाम आवेश हैं। Qn है, एक आवेश है Q1, इस पर इसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं। Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn, ये सब आवेश हैं। अब जरा एक बात बताइए, इस आवेश पर Q2 बल लगाएगा, इस आवेश पर Q3 बल लगाएगा, Q4 बल लगाएगा, Q5, Q6, यानी सब आवेश बल लगाएंगे। तो क्या कोई आवेश किसी आवेश पर बल लगाता है तो उस बल का प्रभाव अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि नहीं? कुछ असर होता है कि नहीं? इस बात को हमें सोचना है। तो एक बात जरा सोचिए कि Q2 Q1 पर वही बल लगाएगा जब सारे आवेश रहेंगे तब, और चाहे नहीं रहेंगे तब बिल्कुल वही बल लगाएगा। अर्थात किसी आवेश पर अन्य आवेश द्वारा जो लगाया गया बल है वह अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। और इसी बात को ही हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब ये समझ लेते हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, बहुत सारे आवेश हैं एक निकाय में, तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा जो लगाया गया बल होता है वह अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यह एक सिस्टम लिया गया है, यह एक निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। तो Q1 पर जो Q2 बल लगा रहा है, चाहे Q3, चाहे Q4, चाहे Q5, Q6, चाहे Q1, जितने भी बल लग रहे हैं, तो जो नेट बल है, जो टोटल बल है, जो परिणामी बल है, वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। और इसी बात को ही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। माने कहने का मतलब क्या है कि यदि यह बल लग रहा है, F21 लगा रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरे पर पहले पर बल, ये F31 लगा रहा है, चाहे ऐसे ही मान लीजिए, सिंपल में मैं लिख रहा हूँ, यह F1 बल लगा रहा है, यह F2, यह F3 बल लगा रहा है, यह F4 बल लगा रहा है, यह F5 बल है, ये जो बल लग रहा है। तो इस आवेश पर जो नेट बल है, टोटल बल है, वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, ये सदिश योग है। इसी बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो एक बार सुन लीजिए पुनः, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है?
तो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि एक सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला अन्य आवेश के कारण जो बल होता है वह अन्य सभी आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्र होता है कि अन्य आवेश हैं कि नहीं है, उससे फर्क उस बल पर नहीं पड़ता है। तो स्टेटमेंट के तौर पर हम क्या कहेंगे, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाले बल हैं उनका जो नेट प्रभाव है, जो नेट बल है, वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित सूत्र का निगमन करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लेंगे, उसमें एक आवेश लेंगे, उसमें उस पर लगने वाले जो बल हैं उन सभी बलों का हम परिणामी निकालेंगे, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो एक बार पुनः मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी हमारी कमियां होती हैं हमारी भाषा को लेकर, बोली को लेकर, उसके बाद पढ़ाने को लेकर, स्टाइल को लेकर, ठीक है, चाहे जो भी गिला शिकवा होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक तुरंत पहुंच जाए। बस एक हला